नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। दुनिया के किसी कोने में तख्ता पलट, महंगाई, अपराध की कोई घटना हो, एक खास तबके का टूल किट एक्टिव हो जाता है और हजारों किलोमीटर दूर कुछ हुआ हो उसे भारत से जोड़कर मोदी सरकार को घेरने लगता है। इस बार यही काम श्रीलंका को लेकर किया जा रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में जनता घुस गई है। मोदी विरोधी ये मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है, भारत में भी ये दिन आने वाले हैं। श्रीलंका की करेंसी का दिवाला निकल गया है। मोदी विरोधी रुपए के ऐसे ही डूबने की बद्दुआएं देने लगे हैं। श्रीलंका में सड़कों पर हाहाकार है। मोदी विरोधियों को सपनों में वैसा ही हिंदुस्तान अब नजर आने लगा है और ये बड़ी हैरानी की बात है। जिन्हें हिंदुस्तान की व्यवस्था, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, उन्हें रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि आज मुकाबला में हम श्रीलंका की मजबूरी और भारत की मजबूती का फैक्चुअल कंपैरिजन करने वाले हैं। हम इस बात पर डिबेट करेंगे कि लंका की बर्बादी की तस्वीरें देखकर किसके मन में सत्ता पाने के लड्डू फूटने लगते हैं। लंका की बर्बादी में मोदी विरोधी दीवाने क्यों होने लगे हैं? श्रीलंका की आड़ में मोदी पर वार क्यों किए जा रहे हैं? इस बड़ी बहस में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले टीएमसी विधायक इदरीस अली का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के देश छोड़कर भागने का दावा किया। तो वहाँ का जो राष्ट्रपति का जो हाल हुआ अभी श्रीलंका में, वो हाल तो मेरा ख्याल से यहाँ मोदी जी का हो जाएगा। मोदी जी का प्रधानमंत्री का वही हाल होगा जो हालत चल रहा है। इस वेरी बैड जो इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज़्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। तो भारत का हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है। कुछ सालों में भारत की जनता सड़कों पर होगी, भारत पर गरीबी और भूखमरी का साया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिजाइन कर देश छोड़कर भागना पड़ेगा, जबकि रियलिटी यह है कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ती हुई इकोनॉमी इस वक्त भारत की है। कोरोना जैसे भीषण पैंडेमिक में भी अगर विकास की बात की जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश का आप देखिए बजट दुनिया में 10 देशों से ज्यादा है। 22 सालों में देश की जीडीपी बेहतरीन स्तर पर नजर आ रही है। लेकिन ये तो फिलहाल आंकड़े मैं आपके सामने रख रही हूं, लेकिन ये जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका नजरिया क्या है इसे लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे। जफर इस्लाम जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी के ओर से। अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक है, बहुत स्वागत अशोक जी आपका। विजय सरदाना, आप अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट के नजरिए से किसके दावे में कितना दम है आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कांग्रेस की ओर से थोड़ी देर में सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं, आप तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत पुरोहित जी आपका भी। और थोड़ी देर में टीएमसी विधायक इदरीस अली भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे जिन्होंने ये बयान दिया है। उनके बयान देने के पीछे हम वजह समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए सर, तो मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत कर लेती हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत का हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है, या आपकी पार्टी के एक नेता को क्यों ऐसा लगता है? देखिए, एक तो डर का माहौल देश के अंदर में है। पिछले कुछ सालों से देश के अंदर में, आपको याद होगा जब नोटबंदी की थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई 50 दिन का समय दीजिए, अगर नकली नोट और ये आतंकवादी हरकतें न बंद हुई और अगर सब कुछ मैनेजमेंट नहीं हुआ तो मैं झोला उठा कर चल जाऊंगा। ये बयान तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने दिया था, हम लोगों ने नहीं दिया था। आज वही हालत हम पास के पड़ोस के देश पे श्रीलंका में देख रहे हैं। आप देखिए, अगर पड़ोस पे आपके घर में आग लगी हो तो आपकी उसकी आज नहीं तो कल आपके घर में आनी है। आपके देश की अर्थव्यवस्था की यह हालत है कि 80 रुपए प्रति डॉलर हो चुका है। जब मोदी जी आए थे तब 56-58 रुपए था, 58 रुपए था, आज 80 हो गया है। और IMF ने चेतावनी दे दी है कि आने वाले कुछ ही बहुत ही जल्दी इसका 90-94 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, फॉरेन रिजर्व जो हमारा है, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि $267 बिलियन आने वाले 9 महीनों में हमें चुकाना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बोल रहे हैं। ये आप देखिए, आप रिजर्व फंड जो है हमारा घटने वाला है, तो इसकी कोई तैयारी नहीं है हमारे देश के अंदर में। महंगाई अपने चरम पर है। अनएम्प्लॉयमेंट, आप सोच लीजिए कि ऐसी अवस्था है कि आज एम्प्लॉयमेंट की ऐसी अवस्था है कि आज जब मोदी जी आए थे तब कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए थे और आज देश के अंदर में नौकरियों की क्या हालत है। तो इसके लिए आज देश का माहौल इतना भयानक कर दिया गया है। मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया आज भी यही बोल रही है कि नहीं सर, देखिए मीडिया पर दोषारोपण तो आप करिए नहीं,
मीडिया वो भी दिखा रही है जो इदरीस अली कह रहे हैं, मीडिया वो भी दिखा रही है जो पुरोहित जी कह रहे हैं, मीडिया वो भी दिखा रही है जो श्रीलंका में हो रहा है। और कुछ आंकड़े भी मैं आपके सामने रख देती हूँ विदेशी कर्ज के मामले में। पुरोहित जी देखिए, श्रीलंका की स्थिति 16 से 18% विदेशी कर्ज से श्रीलंका डूबा हुआ है और भारत पर यही विदेशी कर्ज 2% से 2.5% का है। श्रीलंका में राजनीतिक संकट की स्थिति खड़ी हुई 2018 में। उस संवैधानिक संकट से उन्हें उबरने में समय इतना लग गया कि वो अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारते उससे पहले कोरोना का संक्रमण काल आ गया और उसी कोरोना के संक्रमण काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुमत वाली एक स्टेबल सरकार रही, जब पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं माइनस में ग्रोथ रेट दिखा रही थी। उस वक्त भी भारत की ग्रोथ रेट अराउंड 4.7% रही। तो ये आंकड़ा भी आपके सामने, इसमें मेरे तो कोई शब्द नहीं है। ये एग्रीकल्चर, ये हमारा एग्रीकल्चर स्टैंड है जिसकी बदौलत हम बचे हुए हैं। आज हमारा जो जीडीपी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे किसान भाइयों की बदौलत है। आज हमारे देश के अंदर में जो किसान भाई जो मेहनत कर रहे हैं उनकी बदौलत से ही हमारा जीडीपी टिका हुआ है। हर चीज में महंगाई है, आप उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? आज ये लाइफ टाइम लॉन्ग हाईएस्ट रेट पर है इन्फ्लेशन। आज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अवस्था तो अर्थव्यवस्था खराब है, लचर अवस्था है। आप देखिए डॉलर 80 रुपए क्यों हो गया भाई? आपका अगर देश की अगर नीति, आर्थिक नीति सही होती तो आप डॉलर कंट्रोल कर लेते। आप 100 रुपए पेट्रोल देकर के मैनेज कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं। आपने अपने शासनकाल के अंदर में पेट्रोल में 307% की बढ़ोतरी की है जो पूर्व सांसद नहीं की थी। पहले आप विपक्ष में, आज 1100 रुपया गैस सिलेंडर है। आज जो गांव में ग्रामीण महिलाएं हैं वो लकड़ी के चूल्हे में अब वापिस चली गई है, धुएं में चली गई है। इसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल पुरोहित जी, आप महंगाई पे अगर बोल रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। भारत में महंगाई उस वक्त बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, बेरोजगारी दर की बात करते हैं, तो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अगर मैं राज्यों का जिक्र करूं सिलसिलेवार तरीके से सर, तो इसमें हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर के बाद नाम पश्चिम बंगाल का भी आता है, जहां पर इस वक्त बेरोजगारी दर 5.6% की है। चलिए, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आपने उठाए, जफर जी इसका जवाब देंगे सर। देश में अराजकता का माहौल है, देश में एक डर का माहौल है, महंगाई लगातार देश में बढ़ती जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष का ये डर है कि भारत में भी बहुत जल्द श्रीलंका वाली स्थिति आने वाली है। देखिए, आपने सही कहा था। शुरू के जो आपने कमेंट किया था, ओपनिंग रिमार्क्स दिया था, उसमें कहा था जिनको अर्थव्यवस्था समझ में आती होगी, जिनको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देख सकते होंगे कि हर देश की स्थिति क्या है और उसके मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जो है वो कैसे है, तो शायद वो ऐसे इस तरह के कोई बेतुके स्टेटमेंट नहीं देते इंडिया के बारे में। अब कहते हैं कि डॉलर जो है वो रुपी जो है कमजोर हुआ डॉलर के प्रति। हाँ, कमजोर हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है? ये टेम्पोररी फेनोमेना, इसलिए कि अगर ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ से डॉलर खरीद रहे हैं, रुपी में बेच रहे हैं, रुपी में अगर रुपी में बेच रहे हैं स्टॉक्स और डॉलर खरीद रहे हैं, तो जाहिर है डॉलर का बढ़ेगा, रुपी के अगेंस्ट जो है डॉलर अप्रिशिएट करेगा। आपने देखा जीबीपी कितना हो गया है, 94 रुपीज कुछ पैसा हो गया है। आपने देखा है कि जो डिफरेंस रहता था यूरो वर्सेस डॉलर, जीबीपी वर्सेस डॉलर, आप देखा कितना नैरो हो गया है। डॉलर और आज के दिन में डॉलर और रुपी और यूरो में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्राइस हो गया है, एट पार हो गया है। तो इससे समझ में आता है कि डॉलर डिमांड अभी है दुनिया भर ग्लोबली, इसलिए कि जो इमर्जिंग मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं, आज वो इन्वेस्टमेंट ले जाकर, चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है इसलिए वहां पर ले जा रहे हैं वापस से वहां पर रीडिप्लॉयमेंट के लिए, इसलिए टेम्पोरली बढ़ेगा। और अगर आप दूसरे दुनिया के मुल्क के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो डॉलर्स के अगेंस्ट इंडियन करेंसी सबसे कम डिप्रिशिएट हुई है, बाकी करेंसियां और ज्यादा डिप्रिशिएट। पहली बात, आप महंगाई के बारे में कहते हैं तो भी देखिए, अगर श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, जरा यूएस का देख लीजिए, वेस्टर्न वर्ल्ड का देख लीजिए, वहां महंगाई का क्या हालत है और इंडिया में क्या है। इंडिया में तो बहुत कंट्रोल्ड है और जिस तरह से हमारी सरकार चला रही है उससे लगता है कि आगे वाले में जो फॉरवर्ड कर्व है वो इन्वर्टेड दिखता है कि अभी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन आके जाके जो है जो सीपीआई इंडेक्स है वो नीचे आएगा, ये भी कर्व दिखा रहा है। तीसरी बात जो आपको कह रहे हैं कि अरे भाई श्रीलंका से आप कंपेयर करें, श्रीलंका जीएसटी कलेक्शन एक मंथ का, सिर्फ श्रीलंका का जो डेट जो जिसके लिए स्ट्रगल कर रहा है, जीएसटी कलेक्शन एक मंथ का काफी है इंडिया का। सिर्फ श्रीलंका की सारी प्रॉब्लम, डेट जो प्रॉब्लम है वो सारे दूर करने के लिए 1 महीने का जीएसटी कलेक्शन ये जरूरी है। चौथी बात देखिए, आप मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखिए, आपका जो वहां श्रीलंका है, एक दिन का तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पर 13 महीने के लिए
जो पैसा 13 महीने के लिए अवेलेबल है, कि हम जो अपने पैसे डॉलर जो अवेलेबल है, जो हम जो देखिए सफर जी, आपकी ये बातें तथ्यात्मक रूप से सही हो सकती हैं, लेकिन जो आम आदमी है ना, उसे ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी समझ में नहीं आती। आम आदमी को ये समझ में आता है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल कितने का भर रहा है, आम आदमी को समझ में आता है कि आटा दाल चावल वो कितने का ले रहा है, तेल कितने का उसके घर में आ रहा है। उसका डायरेक्ट अप्रोच वहां पर होता है, और उस लिहाज से सफर जी यह बात आपको माननी पड़ेगी। महंगाई तो इस वक्त देश में है, मैं श्रीलंका से इसकी तुलना कतई नहीं करती, लेकिन महंगाई तो है। मैं अब लौटूंगी आपके पास जफर जी, हमारे साथ विजय सरदाना जी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार आर्थिक पहलू इसका समझ लूं। सर, ये जो बार बार कंपैरिजन किया जा रहा है विजय जी कि बहुत जल्द भारत में श्रीलंका वाली स्थिति पैदा हो सकती है, ये तुलना कितनी सही और कितनी गलत? सर, आपकी ऑडियो शायद आपने म्यूट कर रखी है, एक बार उसे अनम्यूट कर दें। विजय जी की आवाज नहीं आ पा रही, देखिए कहां आपको आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, बोले। म्यूट है क्या? नहीं, अब आ रही है सर आ रही है, प्लीज बोले। मेरा ये कहना है सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक सज्जन बोल रहे थे कि इंडिया की स्थिति श्रीलंका जैसी हो जाएगी। मुझे लगता है या तो उनको श्रीलंका के बारे में नहीं पता या भारत के बारे में नहीं पता। उनके आधार, उनके तथ्य क्या हैं और वो कौन सी किताब और किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। बहुत अच्छा होगा कि वो अपने रेफरेंस भी कोट कर देते कि किस आधार पे उनका ये कंक्लूजन था। देखिए, मेरा ये कहना है कि जब 1991 के अंदर भारत के पास सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर का रिजर्व रह गया था और हमारे पास मात्र 3 महीने के लिए अपने एसेंशियल आइटम खरीदने का पैसा था, उस समय भारत नहीं डूबा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री भागे नहीं, तो आज तो हमारे पास करीब 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। आज क्यों भागेंगे? आज क्या आफत आ गई इनको? तो कहने का मतलब है कि जो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, इकोनॉमी को समझते नहीं हैं, वो आके देश की जनता को मिसलीड करने की अगर कोशिश करते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि जरा तथ्यों पे बात करें, डेटा पे बात करें कि 91 में अगर भारत के प्रधानमंत्री नहीं भागे जब देश में फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था, आज क्यों भागेंगे? पहली बात। रही बात दूसरी डिवैल्यूएशन की, डॉलर की, जब 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी उस समय डॉलर था 45 रुपए, और जब उनकी सरकार गई थी उस समय डॉलर था 60 रुपए, करीब 30% का डिवैल्यूएशन हुआ था। मोदी जी की जब सरकार आई थी तब उस समय डॉलर की वैल्यू थी करीब 60-62 रुपए। अगर हम ये टाइम छोड़ दें अपना यूक्रेन वॉर का, तो हमारा डॉलर था करीब 70 रुपए, डिवैल्यूएशन था करीब आपका 8 से 10% के आसपास। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी देश का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, फॉरेन रिजर्व आपका आ रहा है, आपके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आपके यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है, आपने डाटा कोविड को आपने झेला, उसके बाद भी आपका फॉरेन रिजर्व बना रहा। पूरे विश्व ने झेला, भारत ने नहीं झेला। सर, आप मेरी बात होने दीजिए। कोविड को मेरी बात सुनिए, आपने तो कहा है। अरे भैया, मेरी बात तो होने दो। पुरोहित जी, मेरे ख्याल में आप अपने टाइम पे बोलिए ना, आपको आदत क्यों है कूदने की? संयम हमें दिखाना चाहिए। विजय सरदाना जी, तो आप यार आराम से रहो ना। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी आपने देखिए कोट किया था पुरोहित जी, आपने ये कहा था। अरे नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने झेला। भारत की रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 80 चली गई है। वो ये बता रहे हैं कि ये तो 45 से 60 तक आई है, 45 से 60 तक मनमोहन जी के दौर में ही आ गई थी। 45 से 58, पहले 58। मेरे को ये इनको समझाने दीजिए कि देखिए, अगर कोविड भी आया, अरे भाई नहीं, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप पहले डाटा सही करिए मैडम, इनको जरा शांत कराएं। 60 मत बोलिए भैया, ये पार्लियामेंट नहीं है यार, ये पार्लियामेंट नहीं है, संजीदा डिस्कशन हो रहा है। अपनी बात पूरी कर लें। इनका शोर बंद कराइए। नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए विजय जी, वो सब सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल सही दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर लो यार, आप जाके चेक कर लो, आप चेक कर लो ना। मैं तो खुली किताब बोल रहा हूं। रेफरेंस है, आरबीआई का डॉक्यूमेंट निकाल लो। आपको रेफरेंस चाहिए, आरबीआई का डॉक्यूमेंट निकाल लो। मैं आपकी तरह स्टोरी टेलिंग नहीं करता हूं, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूं। मेरा ये कहना है कि इन भाई साहब को ये कहना है
अरे भाई थोड़ा चुप हो जाओ यार। मेरा यह कहना है कि कोविड का झेलने के बाद भी, यूक्रेन वॉर झेलने के बाद भी, अगर हमारे पास $600 बिलियन का रिजर्व है और हिंदुस्तान से डॉलर निकला नहीं है, इसका मतलब आज भी पूरी दुनिया को भरोसा है कि भारत की इकोनॉमी में दम है। अब हमारे ये भाई साहब जो भी शोर मचा रहे थे, अगर इनको ये लगता है कि नहीं भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो भैया आप माइग्रेट कर जाओ जहां आपको पसंद आता है। आपको क्यों रहना है यहां पे? अगर आपको लगता है कि देश बर्बाद हो गया, सब कुछ बिक गया, तो आप चले जाइए ना। माइग्रेट क्यों करेंगे भाई साहब? नहीं ठीक है, आप नहीं, ये सरकार आपने कहीं नहीं अच्छी जा बात रही। बोली। देखो, आपने कहा जनता सरकार डिसाइड करेगी। हटाएंगे, सरकार हटाएंगे तो उसके लिए तो विपक्षी ताकत को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन ये वो विपक्षी तो जनता ताकत कितनी डिसाइड एकजुट करेगी, होती है? आप कैसे डिसाइड करोगे? वो ठीक है, सत्ता खाली करो कि जनता आती है, ये बातें ट्वीट में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो फिर मैदान पर भी दिखना चाहिए। बहरहाल अशोक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले इदरीस अली जी हमारे साथ जुड़ गए, जिन्होंने ये एकदम भड़कता हुआ सा बयान दिया है। इदरीस अली जी, आपको क्यों लगता है कि भारत की स्थिति श्रीलंका वाली होने वाली है? आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झोला उठा के देश से चले जाएंगे? Yes, this is my personal opinion. ऐसा भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब लोग जो बोल रहे हैं मोदी जी का टाइम में हम लोग मोदी जी का चेयर का इज्जत करता है, लेकिन मोदी जी टोटली फेलियर टू रन द कंट्री। क्या हो रहा है अभी? पेट्रोल का दाम क्या है, अभी डीजल का दाम क्या है, अभी जो एसेंशियल कमोडिटीज का दाम क्या है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हर लोग को साथ उन्होंने क्या हिसाब किया? अब बताइए, खाली डॉलर डॉलर बोलने से तो यही होगा। अभी क्या सिचुएशन क्या गरीब? आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। सुनिए, हम नहीं बोला, आप अपने राज्य में सुनिए, हम नहीं बोला खाली राज्य में आलू प्याज उगाइए, किसने मना किया है? ठीक है इदरीस जी, बात पूरी कर लें। देखिए इदरीस जी, देखिए मैं क्यों आपसे ये पूछ रही हूँ कि श्रीलंका में अगर आर्थिक स्थिति खराब हुई, उसके पीछे कुछ जो बेसिक रीजन रहे हैं। उन्होंने आर्थिक संकट की अनदेखी की, वोट के लिए उन्होंने टैक्स में भारी छूट की, ये सोचते हुए कि शायद जनता की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, लेकिन कोविड काल आ गया, जनता की परचेसिंग पावर नहीं बढ़ी, जनता ने खरीद नहीं की, आर्थिक संकट बढ़ता चला गया। ये जो टैक्स की छूट के बाद विपक्ष हर साल भारत की सरकार के ऊपर दबाव बनाता है कि आप टैक्स में छूट दें, यही फ्री भी तो श्रीलंका के लिए नुकसान का कारण बनी है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? काइंडली माफ कीजिए हमको, क्या भारत? इदरीस जी से संपर्क हमारा टूट गया। चलिए, सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं दोबारा लौटती हूँ। इदरीस जी, आपका संपर्क बार बार कट रहा है। सुप्रिया जी, रणदीप सुरजेवाला जी का मैं एक ट्वीट देख रही थी, उसमें उन्होंने एक अखबार की कटिंग का हवाला देते हुए ये कहा कि भारत में भी बहुत जल्द श्रीलंका की स्थिति, श्रीलंका जैसी स्थिति बन सकती है, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? पहले मैं आपके लिए ये करेक्ट कर दूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बन सकते हैं, उन्होंने एक तथ्य बोला है और वो तथ्य आपके दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है। 2014 में देश पर कर्जा था 56.5 लाख करोड़ का, 56.5 लाख करोड़ का देश पर कर्जा था। 2022 में यह कर्जा 2.5 गुना बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है। 56.5 लाख करोड़ से 139 लाख करोड़ हो गया है। उन्होंने तथ्य बताते हुए कहा कि सोचिए, समझिए और जानिए, कहीं श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं। कर्जे के बढ़ने को तो आरबीआई का डेटा प्रूफ कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अपने आंकड़े प्रूफ कर रहे हैं। पहली चीज, मैं वीडियो पर नहीं ज्वाइन कर पाई थी, लेकिन ऑडियो पर यह बहस सुन रही थी और यहां पर बोला जा रहा था कि सब कुछ चंगा सी। अगर सब कुछ चंगा होता तो हमारी अर्थव्यवस्था, जब कोविड आया, दुनिया की सबसे खराब अर्थव्यवस्था ना हो जाती। आज एक तथ्य दर्शकों को और आपके माध्यम से बताना जरूरी है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, 3rd and one of the fastest growing economies in the world, अब 164th fastest growing economy हो गई है 193 देशों में। तीसरे नंबर से 164वें नंबर पर हम पहुंच गए। ये कृपा करिए इन लोगों ने। यहां पर यह कहा गया कि अनदेखी, आर्थिक चीजों की अनदेखी हुई श्रीलंका में। श्रीलंका में 2 चीजें हुई जो आज हमारे देश में हो रही हैं। श्रीलंका में पूंजीपतियों की मोनोपोली बनाई सरकारों ने, बनने दी,
और जो धार्मिक जो सौहार्द था देश का उसको खंडित करने का काम किया गया, पोलराइजेशन का एक माहौल बनाया गया, आपस में लोगों को लड़ाया गया। ये राजपक्षे जी ने किया और उसका नतीजा आज श्रीलंका को भुगतना पड़ रहा है। हमारे देश में आज जो धार्मिक उन्माद, एक हिंसा, एक नफरत का माहौल है, वो हमारी किसी भी अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। निवेश को, कंजम्पशन को, किसी भी चीज को, इसके खिलाफ आज बात करना जरूरी है। जनवरी से अभी तक $40 बिलियन रिजर्व से आरबीआई ने रुपए के डिफेंस में लगा दिए, लेकिन रुपए को डिफेंड हम नहीं कर पा रहे हैं। यह अलग बात है कहना कि डॉलर हर जगह रिवैल्यू हो रहा है। यह असलियत है कि $40 बिलियन खर्चा करने के बावजूद आज हम अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट नहीं बचा पा रहे। ऐसा क्यों है? और एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर करना चाहिए। 91 पे मत जाइए, इसका कंपैरिजन 2013 में करिए, जब, और यहां पे मुझे लगता है जफर जी हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी से। जब फेडरल रिजर्व के चीफ बेन बर्नांके ने 2013 में कहा कि हम टेपर करेंगे, हम बॉन्ड्स को टेपर करेंगे, कम करेंगे, तो टेपर टैंट्रम हुआ, मार्केट्स गिरने लगे, रुपए की वैल्यू गिरने लगी। लेकिन 5 महीने में भारतीय सरकार ने, ये रूमर फॉरवर्ड मार्केट में चल रही थी कि 76 पे जाएगा, $12 बिलियन गए, लेकिन नीतियां बदल के $35 बिलियन देश में वापस आ गए। आज कितने बिलियन डॉलर वापस जा रहे हैं और उसका एक पैसा क्यों नहीं इस देश में वापस आ रहा है? आज इस देश के पूंजीपति, इस देश के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इस देश के कॉर्पोरेट्स देश में निवेश करने को नहीं तैयार है, बाहर निवेश करने को तैयार है। ठीक है सुप्रिया जी, आपने बहुत सारी बातें रखी है, मैं जफर जी से उस पर जवाब लूं। अशोक जी माफ कीजिएगा, अब चूंकि बहुत सारे और आंकड़े आ गए हैं तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को सुनना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए थोड़ी सी माफी के साथ मैं कुछ मिनट आप मुझे और दें, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप जिस आर्टिकल का हवाला देते हुए सुरजेवाला जी ने यह बात कही, उसी आर्टिकल का एक हिस्सा भी मैं आपके सामने पढ़कर रख रही हूं। वो यही आर्टिकल कहता है कि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हमारा देश केवल पर्यटन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब हुई क्योंकि उसका पर्यटन चौपट हो गया। इसके अलावा हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटन के अलावा आय के स्रोत, कृषि और इंडस्ट्री तक में भारत का निर्यात बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र तक में हम निर्यात कर रहे हैं। भारत का सर्विस सेक्टर भी अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान दे रही है, इसलिए हम श्रीलंका जैसी स्थिति में नहीं है। अब मैंने उसी आर्टिकल का एक हिस्सा पढ़ के आपके सामने रखा, बट यू हैव रेज्ड मेनी क्वेश्चंस जिसका जवाब जफर जी देंगे। जफर जी, देखिए सुप्रिया जी ने जो सवाल उठाए, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2013 ही कई बात उन्होंने की, तो 2013 में उनको याद होगा कि डॉलर जो है रुपये के अगेंस्ट किस तरह से डिप्रिशिएट किया था कि 58 से लेके सीधे 69 रुपए या 70 रुपए तक चला गया था। पॉलिसी चेंज हुई, बहुत कुछ करना पड़ा, लेकिन वहां तक स्लाइड किया था, वापस उसमें रिकवरी हुई। लेकिन इस तरह के हालात पिछले कई सालों में, कई दशक में नहीं देखे गए जो इस हालात से आज दुनिया जो गुजर रही है। दुनिया में महामारी के बाद हमने महामारी में जिस तरह से टैकल किया इकोनॉमी को, वो अपने आप में एक मिसाल है कि हम एकदम इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो होने के बावजूद भी हम तेजी से उस तकलीफ से उभर पाए और देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले गए और बहुत सारे ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स लिए, इनिशिएटिव लिए, पॉलिसी प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए, जिससे आज देश आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अब बात रही कि आप अगर देखिए उस वक्त के मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को और आज देखिए, पॉलिसी पैरालिसिस 2013 में थी, जो 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी दुनिया की थी, उसमें इंडिया 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थी। और ये उस सिचुएशन से बैंक की हालत, एनपीए बहुत हालत खराब थी, कोई निवेश करना नहीं चाहता था, इन्वेस्टमेंट, वो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर सब टेरेबल दिखते थे। आज अगर उसको उठा के देखिए तो आप देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट 13 महीना का यहाँ पर है, रिजर्व 300 बिलियन से आज 600 बिलियन है। आप ठीक है, टेम्पोररी जो है इन्वेस्टमेंट, जो लोग जो बोलते हैं फास्ट मनी जो है, हॉट मनी जो स्टॉक मार्केट में आता है वो आया था, कुछ लोग जो इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो वापस लेकर गए। इस डॉलर में थोड़ी सी डॉलर को ज्यादा बाइक किया है, इसलिए डॉलर जो है अप्रिशिएट किया है रुपये के अगेंस्ट। बट बाकी करेंसी जो आप उसको देखिए वो भी अब डिप्रिशिएट किया है डॉलर के अगेंस्ट। सिर्फ खाली रुपये को मत उठा के देखिए, यूरो वर्सेस डॉलर देखिए क्या होता था, जीबीपी वर्सेस डॉलर देखिए क्या होता था, बाकी करेंसी को आप देखिए क्या होता था।
तो एक डॉलर डिमांड इसलिए कि वहां पर लोग वापस जाके जब हाई इंटरेस्ट रेट रिलीव हो रहा है, वहां पर लग रहा है अपवर्ड प्रेशर इंटरेस्ट रेट में, तो जाहिर है वो वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान बहुत मजबूत स्थिति में है, तेजी से निवेश हो रहे हैं, 400 बिलियन से ज्यादा का। ओके सर, जफर जी आपकी बात आ गई है। अशोक सज्जनहार जी पूर्व राजनयिक के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, श्रीलंका की स्थिति को भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, भारत की स्थिति वो आप जानते ही हैं। अशोक जी, भारत और श्रीलंका में सबसे बड़ा डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं आर्थिक और वहां की जो घरेलू नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, उसके लिहाज से, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि चीन का दबाव उस देश पर इतना बढ़ गया और ऐसे में ये सोचने की आवश्यकता है कि कैसा कोई देश अपना मित्र बना रहा है या अपना दुश्मन तैयार कर रहा है, उसे आवश्यक है आप दोनों पैरामीटर्स पर तोलें। तो वहीं पर श्रीलंका चूक कर गया। चीन जैसा एक ऐसे राष्ट्र दोस्त अपना बना लिया श्रीलंका ने, जिसने उसके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ाया और आज कर्ज के बोझ तले श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो भारत और श्रीलंका में क्या कोई तुलना हो सकती है? देखिए, मेरे विचार से कोई तुलना नहीं हो सकती। भारत ने तो अभी जो लोग कह रहे हैं जो भारत की वहाँ स्थिति हो सकती है, भारत ने इस 6 महीने में 3.8 बिलियन डॉलर का असिस्टेंस दिया है, सपोर्ट दिया है। जो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज एकदम खत्म हो गई है, वो इस कगार पर किस वजह से आया है श्रीलंका, ये हमको समझना है। क्योंकि उसका फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गई है, उसका डिफॉल्ट हो गया है, उसको 7 बिलियन डॉलर अभी देने थे, उसके पास पैसा नहीं है। और हमारे पास देखिए, जैसे अभी बताया है और हमारे अर्थशास्त्री जी और जफर इस्लाम साहब ने जो बताया है, 620 बिलियन डॉलर हमारे पास है। तो मतलब एक साल से ऊपर भी ज्यादा अगर हमको इंपोर्ट करना पड़े, हम इंपोर्ट करते हैं करीब 400-500 बिलियन डॉलर एक साल में, तो हमारे एक साल से ऊपर इंपोर्ट्स के लिए हमारा वो है। देखिए, जो बात कहते हैं, आपने श्रीलंका के बारे में पूछा तो मैं 2-3 चीजें आपने अपने इसमें टिकर पर भी बता रहे हैं। जो वहां पर जो उन्होंने टैक्स कम कर दिए और जो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को कहा जो ये केमिकल फर्टिलाइजर से फार्मिंग नहीं होगी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मीनाक्षी जी जो मेरे विचार से कारण बना है उनके इस हश्र में, एक तो उनके परिवारवाद का। वहां पर राजपक्षे ब्रदर्स आए, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बन गए, वहां पर प्रधानमंत्री बन गए महिंदा राजपक्षे उनके भाई, और उनके 2 भाई मंत्री बन गए, वित्त मंत्री बन गए, यूथ मिनिस्टर बन गए। मतलब पूरा का पूरा उनके चंगुल में आ गया। तो इसीलिए बाहर से उन्होंने कोई एडवाइस लेनी ही नहीं थी। तो एक तो परिवारवाद उनके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है। दूसरी बात है वहां की लीडरशिप में इतना अहंकार, इतना एरोगेंस, इतना ह्यूब्रिस है। जो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और अगर आप वहां की लीडरशिप और यहाँ की लीडरशिप में अगर आप तुलना करें तो आपको कहीं जमीन आसमान का फर्क मालूम पड़ेगा। क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है वो बहुत ही सेंसिटिव है। आपने देखा है, जैसे अभी हमारे कुछ पैनलिस्ट भी बता रहे थे, जो जब ये कोविड-19 आया, मेरे विचार से देखिए, एक तो वैक्सीन यहाँ पर बनाना, वैक्सीन सबको डिलीवर करना, वैक्सीनेशन सबका करवाना, पूरी दुनिया में और जगह भी वैक्सीन भेजना, मेडिसिन भेजना। उसके अलावा पिछले 2 साल से ऊपर जो यहाँ पर सभी 800 मिलियन 80 करोड़ लोगों को उनका पूरे महीने का खान पान दिया जा रहा है। देखिए, इसीलिए आप यहाँ पर स्थिरता बना पाए हैं, क्योंकि यहाँ की जो लीडरशिप है मेरे विचार से वो बहुत सेंसिटिव रही है। उसने देखा है जो 2 बातें सर जो आपकी बातों से मैं समझ पाई हूं कि बुरी आर्थिक हालत के पीछे वजह ये थी कि एक तो सही वक्त पर सही फैसले ना ले पाना, बाहर से एडवाइस ना लेना, गलत मित्र चुन लेना, और सुप्रिया जी, परिवारवाद भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जो आपने अपने पिछले बयान में नहीं गिनाया। उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं अशोक सज्जनहार जी कि राजपक्षे परिवार का परिवारवाद भी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब करने के पीछे एक बड़ी वजह था। और परिवारवाद का तो फिलहाल भारत की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपके दर्शकों से फिर से एक बात सम्मुख करना चाहती हूं। श्रीलंका के जो हालात बिगड़े, उनके बिगड़ने का नतीजा था 3-4 ओलिगार्क्स को प्रमोट करना। कुछ पूंजीपतियों के बल पर राजपक्षे जी ने चुनाव जीता
और उसके बाद जो उन्होंने धार्मिक उन्माद का माहौल बनाया श्रीलंका में, उससे नहीं आज सुप्रिया श्रीलंका की वो जी, स्थिति सुप्रिया है। जी, मुझे पहले देखिए बोल मोदी लीजिए, आप जी बीच में मत परिवारवाद के ऊपर बोलिए। I will हमला not करते हैं, speak कहीं in इसलिए between। तो नहीं परिवारवाद को लेकर आप डिफेंसिव हो रही हैं? नहीं, मोदी जी तो बहुत सारे हमले करते हैं। मोदी जी ने तो अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि अडानी जी के लिए पैरवी क्यों कर रहे थे श्रीलंका में। उनके तो सीईबी के ऑफिशियल्स ने आकर कह दिया है, उनके तो पार्लियामेंट में ये बात उठ गई है। तो मोदी जी इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म वो खुद क्यों फैला रहे हैं, वो खुद क्यों जाकर पैरवी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मांग रहे हैं अडानी जी के लिए, अडानी जी के नाम पर। इस बात पर सुई पटक सन्नाटा है भाजपा की ओर से। अभी तक एक वक्तव्य नहीं आया है, वही एक अडानी clarification राजस्थान नहीं में आया भी है। निवेश कर रहे हैं, तब वो और इसलिए- राजस्थान वाला निवेश अच्छा लग रहा है। मीनाक्षी जी, आप कुछ अजीब सी बात कर रही हैं। नहीं, एक दूसरे मैं तो आपसे देश पूछ के रही लोग हूँ। कह रहे हैं कि आपने श्रीलंका के प्रधानमंत्री निवेश की फोन बात की, करके मैंने बोल तो रहे अपने हैं, इनको राजस्थान की कॉन्ट्रैक्ट बात दे दो। कर ली। मीनाक्षी जी, मेरी बात सुनिए। वो भारत के पूंजीपति हैं, भारत के कॉर्पोरेट हैं, इन्वेस्ट करें। उनके लिए प्रधानमंत्री दूसरे देश में फोन करके कह रहे हैं आपको ये अटपटा नहीं लगता है? ये सुनकर मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है कि आपकी भवें नहीं उठती इस पे। You have no issues with the fact that the Prime Minister of this country is calling up a foreign government and telling them to give a corporate here some contracts. और कोई बताइए जफर सरकारी जी, कंपनी के लिए नहीं। अब एक मतलब चंद मोदी जी पूंजीपति के लिए कर रहे हैं। हमारे देश के गजब बात किसी आप लोग बिजनेस करते हैं। फैमिली के लिए श्रीलंका में जाकर पैरवी करेंगे? और बड़े डिनायल अजीब सी नहीं बात आया है बीजेपी का, है। ना कोई स्पष्टीकरण बड़ी- आया बड़ी है, ना अजीब- कोई वक्तव्य आया है। बड़ी- मीडिया बड़ी- को बड़ी ये अजीब अजीब नहीं सी लगता, बात ये है। अपने आप में अजीब बात है। देखिए, सुन लीजिए सुप्रिया जी, आपको भी मालूम होगा, आप उस वक्त जर्नलिस्ट थे, आपने नजदीक से देखा होगा, शायद आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे यूपीए के समय में, मनमोहन सिंह जी अपने प्लेन में बैठा के सारे टेस्टिस को लेकर दुनिया के अलग अलग कोने में ऑफिशियल विजिट पे लेके जाते थे। प्रधानमंत्री कभी लेकर नहीं, आज तक नहीं लेके गए किसी को भी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वहां पर कॉर्पोरेट लीडर्स जो है वो अपने अपने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो भी जाते हैं। किसी को वहां पर ले जाना, किसी के पोजिशनिंग करना या किसी के बारे में बात करना अगर किया भी है तो कोई गलत बात नहीं, इसलिए कि ये परंपरा शुरू से रही है, हर देश में रही है। अभी बाइडेन आए थे, ये उससे पहले जो ट्रंप आए थे, तो पूरी वहां कितने कॉर्पोरेट हिंदुस्तान में आए थे कि नहीं? आपके पास आप उससे पहले जब आपकी सरकार में जब यूएस के प्रेसिडेंट आए थे, नहीं तो इस वक्त कोई पूरी कॉर्पोरेट लीडरशिप आई थी कि नहीं? लेकिन ये कहना कि कॉर्पोरेट लीडरशिप अगर जाती है तो उसके लिए किसी एक चीज के लिए कह रहे गलत है। ठीक है, सुप्रिया जी एक और सवाल पूछना चाहिए, बोले सुप्रिया जी। जवाब चाहिए, एक मिनट। सब इन्होंने जवाब तो दे दिया, बड़ा ब्रिलियंट। आज भाजपा ने आपके चैनल पर देश के सामने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, अगर मोदी जी ने किया है तो इसमें कुछ गड़बड़ बात नहीं है। मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ, राफेल में आप एचएएल को निकाल कर फेंक देते हैं, एक हफ्ते पुरानी कंपनी अनिल अंबानी को ले आते हैं डिफेंस में। यहाँ पर आप एनटीपीसी के लिए नेगोशिएट नहीं करते हैं, अडानी जी के लिए करते हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने ये तो स्वीकार लिया कि आपने फोन किया था अडानी जी के लिए। चलिए, आज भाजपा ने एक सत्य तो स्वीकारा कि हाँ, हमने किया था अडानी जी को फोन। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो ये सुन के सुप्रिया जी, आपने सवाल पूछा, जवाब भी लीजिए ना। सुन लीजिए। नहीं, इन्होंने अनिल अंबानी जी की कंपनी, मैं साधुवाद कर रही हूं। अनिल अंबानी जी की कंपनी के बारे में जो आप कह रही हैं, वहां से फ्रेंच एम्बेसी ने कंफर्म किया, फ्रेंच एम्बेसी ने ही ये इस बात की पुष्टि की है कि नहीं, फ्रेंच एम्बेसी ने आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, उसको फ्रेंच एम्बेसी ने पुष्टि की है कि ये इंडिपेंडेंट डिसीजन था उनका। आप खुद ही अपनी बात डिनाई कर रहे हैं। कंपनी को लेना, जब आप काम कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी बड़ी बात कंपनी को। मैं तो ठीक है, चलिए हम श्रीलंका के मुद्दे से भटक ना जाएं। लंका से भारत की तुलना पर दावों का फैक्ट चेक भी हम कर लेते हैं। सुप्रिया जी, जफर जी, क्या आपका वजन कितना कम हो गया है, पॉलिटिकल वजन देश में? सर, इकोनॉमिकल फैक्ट चेक कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे साथ मौजूद है। अर्थशास्त्री विजय फरदाना जी भी हैं। तो फरदाना जी, चलिए एक फैक्ट चेक ही कर लेते हैं।
सुप्रिया जी ने जो उन्होंने अपना पहला वक्तव्य दिया, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डीवैल्यूएशन कैसे हो गई रुपये की, उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये भी बताया कि कर्ज कैसे भारत पर बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल डीजल के रेट कितने ज्यादा हाइक पर हैं। इन तमाम बातों का फैक्ट चेक जरा अब हम कर लेते हैं। तो सरदारा जी, ये सारे आंकड़े, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ मीनाक्षी जी, तो मेरे वक्तव्य का फैक्ट चेक करने की बात मत करिए। आप उनसे उनका जवाब मांग सकती हैं। अब देखिए, अब आपने जब सवाल पूछा है, जब आपने फैक्ट रखे हैं, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में आपने रखा है। अब आप क्यों घबरा रही हैं? होने दीजिए फैक्ट चेक। मेरे सारे आंकड़े तो आप घबराइए नहीं ना, बेहतर होगा कि हम इस पर चर्चा कर लें। कोई बात नहीं, मैं सरकार के आंकड़े कोट कर रही हूँ, और मैं घबराती तो किसी के इंसान से नहीं हूँ, तो मुझे इन शब्दों का प्रयोग आप ना करें तो अच्छा नहीं, तो इसलिए आप फैक्ट चेक भी होने दीजिए। धन्यवाद। मैं घबराती तो किसी से नहीं हूँ। जब सच बोलना है तो क्या घबराना? इनकी तरह थोड़ी है कि चीन का नाम नहीं लेते हैं, इनकी तरह थोड़ी है कि पेट्रोल पे बात नहीं करते हैं, इनकी तरह थोड़ी है कि कोई आंकड़ा नहीं बात कर रहे हैं ना सुप्रिया जी, इसलिए तो आज हमने ऐसा विषय उठाया, जरा खुलकर बात हो जानी चाहिए कि श्रीलंका जैसी हालत भारत में क्या हो भी सकती है या नहीं। सवाल पूछने चाहिए। आप तो सुरजेवाला जी कह रहे हैं सवाल पूछने चाहिए, हम पूछ रहे हैं सवाल। विजय जी, अब मुझे ये बताएं कि श्रीलंका जैसी हालत भारत में हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक एक मुद्दे पर आ जाता है। पहले ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। ग्रोथ रेट के मुकाबले में श्रीलंका इस वक्त कहां है और क्यों है, और भारत कहां है और क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा श्रीलंका का है वो एक्सटर्नल डेट को लेके है। मैं भारत की स्थिति आपके सामने रखता हूं। जब कांग्रेस की सरकार 1992 में थी, जब 91 का क्राइसिस था, 1992 में हिंदुस्तान में एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो जो था वो 38% था। ठीक है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 में गई है, उस समय जीडीपी एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो जो था वो करीब 23-24% था, जो अब घट के करीब 21-22% आ गया है। तो हमारी जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो है वो सुधर रहा है। तो ये कहना कि हमारी स्थिति श्रीलंका जैसी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो साथी हैं, पॉलिटिकल साथी हैं, इनके डेटा पुराने हैं, या तो ये कवर नहीं करना चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, या एक पॉलिटिकल एजेंडा को इकोनॉमी पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं है, कोई डेटा नहीं है। बेहतर ये होगा कि आप इनको आरबीआई का चार्ट दिखा दें कि एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो पिछले 20 साल में क्या था और कहां पहुंचा है। आपके सामने स्थिति क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से इन्फ्लेशन की जहां तक बात है, उसका भी आप पिछले 20 साल का डेटा स्क्रीन पे दिखा दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन्फ्लेशन ऊपर गया है या नीचे गया है। तो कहने का मतलब है कि जब इकोनॉमी की बात होती है तो इकोनॉमी में आंकड़े बोलते हैं, वहां पे राजनीतिज्ञों को बोलने की या चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आंकड़ा देख लीजिए, सब चीजें स्थिति समाज हो जाएंगी। अगर उनको ये लगता है कि ये आंकड़े गलत हैं, तो आप आरबीआई पे क्वेश्चन करें कि ये गलत आंकड़े क्यों छापे जा रहे हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो आरबीआई के आंकड़े हैं, ये किसी बीजेपी या कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। इसीलिए हकीकत यही है कि आंकड़े सच बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट करना शुरू करिए। पॉलिटिकल एजेंडा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सुप्रिया जी। 7.8% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और आप आके मुझे यहां पर आंकड़ों पे ज्ञान देंगे। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, जो मैंने आंकड़ा दिया है 56.5 लाख करोड़ वर्सेस 139 लाख करोड़ इज अ स्टीप डेट टू जीडीपी रेशियो। मैडम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका जीडीपी रेशियो कितना है। आपको यही नहीं पता कि लोन किस लिए लिया जाता है। अगर आप लोन सर्विस की कोशिश मैडम, आप बीच में मत बोलिए, आप राजनीतिक ऐसा है, आपको ये समझ आना चाहिए कि आप डेट सर्विसिंग किसको बोलते हैं। मेरे ख्याल अच्छी बहस चल रही है सुप्रिया जी, एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम एक काउंटर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई दर कितनी है केवल उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारी ग्रोथ रेट कितनी है उससे हमें इसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। एम आई राइट? बहुत बढ़िया बात कही। नहीं, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आ रही हूँ मैम, आपके पास आ रही हूँ, पहले समझ तो जाए हमारे दर्शक। हाँ विजय जी, महंगाई दर इस वक्त भारत में 7.5% है और ग्रोथ रेट 8.7% है। आप ये कह रहे हैं ये बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, महंगाई रेट 12%। मैं आ जाऊं जरा, महंगाई एवरेज आप निकाल के देखिए,
अब आप निकालिए। अब नहीं, ये 12% का आंकड़ा है मेरे पास और आरबीआई के ही मैं आंकड़े लेकर बैठी हुई हूँ। ठीक है, अब सुप्रिया जी मुझे ये बताएं, महंगाई दर 7.5% अभी है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में यही महंगाई दर 12% थी और ये आप भी जानती है 12 से 14% तक का भी आंकड़ा छुआ है इस महंगाई दर ने। जी, अब आप रिस्पॉन्ड करें। मैं पहली बात ये कहूंगी कि राजनीतिक लोगों में तू मैं होनी चाहिए। जो लोग न्यूट्रल यहां पर बनकर आए हैं वो प्लीज मेरे बीच में ना बोले। मैं आपसे बहस करने यहां पर नहीं आई हूं। आपके आंकड़ों का पर्दाफाश जरूर कर सकती हूं, आप अपने टर्न पर बोलिएगा। राजनीतिक बहस अगर होगी तो मैं जरूर तू मैं करूंगी, आपके साथ में तू मैं नहीं करूंगी। आपके आंकड़े गलत हैं। पहली बात मैं बताना चाहती हूं, बेसिक इकोनॉमिक्स क्या है, रियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। 7.5% इन्फ्लेशन है, 8.5% ग्रोथ है। रियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, माइनस दैट 1%। दैट इज द ट्रूथ। हमारे टाइम में इन्फ्लेशन जरूर ज्यादा था, क्योंकि यह सच है कि तब पेट्रोल और गैस के जो दाम थे वो वहां नहीं थे जो आज है। 1050 के पास मिल रहा है रसोई गैस का सिलेंडर। हमारे टाइम में ग्रोथ रेट भी ज्यादा था, सो द रियल रेट ऑफ ग्रोथ वाज मच हायर। अनएम्प्लॉयमेंट वाज अ लॉट लोअर। लास्ट रीडिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में 7.8% आई है और 43% के आसपास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आया है। मतलब इस देश के अधिकांश लोगों ने हताश होकर नौकरी ढूंढना बंद कर दिया है। इसके बारे में बात नहीं करिएगा क्या, सिर्फ इन्फ्लेशन की बात करिएगा, आप अधूरी बात कर रहे हैं। तीसरी बात, और यह बहुत जरूरी बात करनी है, डिवैल्यूएशन की जब बात करते हैं, मैं फिर से बोलूंगी, जून से लेकर अगस्त सितंबर तक के टाइम तक $12 बिलियन इस देश से चले गए थे 2013 में टेपर टैंट्रम के दौरान। नीतियों की वजह से 35 से $40 बिलियन वापस आए। मैं फिर से एक आंकड़ा फेंक रही हूं आपके सामने, $40 बिलियन आरबीआई ने लगाए हैं, उसके बाद भी रुपया कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज द ट्रस्ट एंड फेथ इन पॉलिसीज हैज इरोडेड। जो एफपीआई इरोजन हुआ है भारत की अर्थव्यवस्था से, उसकी तो मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूं। 7.8% जिस देश का, और जो सबसे अपने आप को युवा देश कहता है दुनिया का, उसका अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा एस्ट्रोनॉमिकल हाई फॉर रूरल एरिया, आपको विचार करना पड़ेगा ये कितना बड़ा टिकिंग टाइम बॉम्ब है। आज इस देश में उन्माद क्यों है? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं एक चीज और बहुत डंके की चोट पे कहती हूं, ये तो आप ही के एमपी ने आज सवेरे निकाला है, ये सबको पता था। थर्ड फास्टेस्ट ग्रोथ से आज 164th फास्टेस्ट ग्रोथ हो गई 193 देशों में। इसके बारे में क्या जवाब है आपका? आपकी नाक के नीचे जीडीपी ग्रोथ रेट गिर रही है, आपकी नाक के नीचे पेट्रोल डीजल रसोई गैस का दाम जो है वो आसमान छू रहा है, आपकी नाक के नीचे रुपया टूटता जा रहा है। आप कहते थे जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है, कितनी गिर गई प्रतिष्ठा? आपकी नाक के नीचे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं सब चंगा सी, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो मैं जानना चाहती हूँ किस आंकड़े से आप अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं? अब डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी पर आ जाते हैं सुप्रिया जी। बहुत सारे आप एक साथ पॉइंट्स क्योंकि ले आती हैं, तो मैं डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी पे आ जाती हूँ। आते हैं तो अब ये तो दिक्कत आपकी है कि मैं ले आती हूँ, मुझे नहीं, मैं चाह रही थी कि आप डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी की बात करते तो हम डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी पर बात करते, आप ग्रोथ रेट की बात करती तो हम ग्रोथ रेट की बात करते। लेकिन ठीक है, कंटेंट वाइज आपने एक साथ सारी चीजें बताई हैं। तो जफर जी, अब देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी पर हम आ जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले विजय सरदाना जी ने यह कहा कि डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान 45 रुपए से 60 रुपए तक पहुंच गई $1 के मुकाबले। और फिलहाल की स्थिति में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 60 से 62 रुपए थी, जो कि पेंडेमिक की वजह से 80 रुपए तक आ गई, वो 70 रुपए तक चली गई थी। तब तक पेंडेमिक का दौर यानी 2019 का दौर नहीं आया था। अब आप इसे कैसे काउंटर करते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे के बाद इमीडिएटली यूक्रेन क्राइसिस, उससे जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हुआ, उससे महंगाई बढ़ी, गैस के दाम बढ़े, रिफाइनरीज बंद हुई चाइना में, और इन सब चीजों की वजह से जो अपवर्ड प्रेशर रहा है प्राइसेस पे, जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हिंदुस्तान पे अकेला देश नहीं है कि 2013 में 10 में 12 में 9 में के जहां इन्फ्लेशन सबसे तेजी से बढ़ रहा है, बाकी दुनिया में कोई इन्फ्लेशन नहीं था, इसलिए कि बैंकों में खोल दिया था पैसा इन्होंने लूटने के लिए, तभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। आज वैसी स्थिति नहीं। आज दुनिया में जरा देख लीजिए कि 40 साल पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड का, इतना इन्फ्लेशन कभी उन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया। इसलिए कि दुनिया इस वक्त बड़े अजीब दौर से गुजर रही है, सप्लाई चेन में बहुत बड़ा डिसरप्शन है, पहली बात, इसलिए थोड़ा महंगाई है। लेकिन फिर भी इंडिया के
परिप्रेक्ष्य में देखिए तो बहुत कंट्रोल्ड है, और आगे आने वाले दिनों में हम बार बार मेजर्स भी जो ले रहे हैं उससे आगे आने वाले दिनों में और भी कंट्रोल रहेगा। जैसे पेट्रोल डीजल पे प्राइसेस हमने कम भी किए, हमने वक्त बढ़ाया तो कम भी किया, लेकिन मेंटेन कर रहे हैं। जिस तेजी से बढ़ रहा प्राइस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उस तेजी से यहाँ देश में नहीं बढ़ रहा प्राइस। आप दुनिया के दूसरे देशों से मिला के देखिए कि कितना तेजी से प्राइस बढ़े और इंडिया में कैसे प्राइस है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन आज से बेहतर कब थी इंडिया में, बताइए। आज 13 महीने का बैलेंस ऑफ पेमेंट है। आप जरा बताइए कि एक्सपोर्ट जो है दुनिया में हिंदुस्तान के किस टाइम में 400 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, बताइए। कभी आप बता दीजिए कोई ऐसा आंकड़ा बताइए कि 400 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट कर पाया हो। नहीं कभी कर पाया। 200 मिलियन से 400 मिलियन हमारे समय में आया है। हम किस तेजी से, और अभी आगे का टारगेट अगले साल के लिए 550 मिलियन का है। ये अपने आप में दर्शाता है कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर्विसेज सेक्टर में नहीं, आज मैन्युफैक्चरिंग में देखिए PMI क्या है उसकी, आप देख लीजिए, उससे समझ में आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। आप सर्विसेज सेक्टर की PMI उससे समझ में आता है। जफर जी, सुप्रिया जी, मैं दोबारा आपके पास आऊं उससे पहले इदरीस अली जी कनेक्ट हो गए हैं, बीच बीच में नेटवर्क जा रहा था। इदरीस जी देखिए, सरकार का पक्ष आप सुन रहे हैं, विजय सरदाना बतौर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक मौका आपके पास अभी भी है, आप अपनी बातों को वापस ले सकते हैं। भारत में कम से कम वो दिन तो नहीं आने वाले हैं, आप देश के किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, कम से कम वो दिन तो नहीं आने वाले हैं कि हमारे देश में श्रीलंका वाली स्थिति पैदा हो जाए। हम चीन के ऊपर आर्थिक तौर पर सिर्फ निर्भर नहीं है, हमारे आय का सोर्स केवल पर्यटन नहीं है। मीनाक्षी जी, लेट मी से, मीनाक्षी जी, हम ये बात नहीं बोला जो हो जाएगा, लेकिन हो सकता। हम जो बोला अभी तक हम 6 में है, हो सकता। देखिए एक एक करके तो बात था डॉलर का, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बंगाल का हालत बहुत अच्छा है, गुंडागर्दी चल रहा है। सुनिए, बंगाल का हालत यूपी से बहुत ज्यादा अच्छा है। इधर आप देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बंगाल पीछे जा रहा है। जरा उसकी चिंता कीजिए। बंगाल का जो रुपया मिलता आपको समझ नहीं है, उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? काइंडली हमको बोलने का मौका दीजिए। काइंडली हमको बोलने का मौका दीजिए। इदरीस जी देखिए, इदरीस जी मेरे ख्याल बहुत देर बाद बोले, जफर जी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इदरीस जी देखिए, अब मैं हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाले स्टेट्स का नाम ले रही हूँ, उसमें भी पश्चिम बंगाल का नाम आता है, उसमें राजस्थान का नाम आता है, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो अनएम्प्लॉयमेंट की यदि आप बात करते हैं तो राज्यवार स्थिति कोई पश्चिम बंगाल की भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन हम तो नहीं कह रहे कि पश्चिम बंगाल से ममता दीदी को बोरिया बिस्तरा लपेटना पड़ेगा, या बीजेपी इस तरीके की बात तो नहीं कह रही है। नहीं, ममता जी जैसे चला रहे हैं वो सीखना होगा। हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सीखने होगा कैसे हाउ टू रन द कंट्री। नहीं, इदरीस जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ। मेरे ख्याल इदरीस जी, मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रही हूँ। देखिए, आपने बहुत कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा, और ये बहुत कड़वे शब्द हैं। मैंने पश्चिम बंगाल की स्थिति आपके सामने रखते हुए कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पश्चिम बंगाल में भी बहुत है। क्या आप यही बात ममता बनर्जी के लिए बोल सकते हैं? क्या अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कह सकते हैं? नहीं, सुनिए, हम लोग का कंडीशन, बंगाल का कंडीशन बहुत अच्छा है। अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, यहाँ बहुत अच्छा कंडीशन है। सब आदमी खुश है। लेकिन आप बोलिए, नरेंद्र मोदी का साथ सबको खुश है। ब्लैक मनी कहाँ गया? उन्होंने तो बोले थे ब्लैक मनी लाएंगे हम, 15 लाख करके घुस जाएगा हर आदमी का पास। कहाँ गया? देखिए इदरीस जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी, एक छोटी सी बात मैं बस इतना कहना चाहूंगी सभी मेहमानों का शुक्रिया करते हुए, जो बात किसी संवैधानिक पद के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर आप अपने नेता के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो देश के प्रधानमंत्री के लिए भी करने से आपको बचना चाहिए। ये एक सलाह भर है। बाकी आप लोग ज्यादा वरिष्ठ हैं, सालों से राजनीति कर रहे हैं, वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया सुप्रिया, श्रीनेत जी, जफर जी, अशोक जी, आपसे
और बात करने का मौका फिर शायद किसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका भी विजय फरदाना जी और इदरीस अली जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, मुकाबला में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।